एक बार फिर आपका स्वागत है। G20 शिखर सम्मेलन की एक एक पल की खबर लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। विस्तार से इस पर चर्चा भी करेंगे। क्या कुछ आज हुआ, महत्वपूर्ण क्या हुआ, इस समय डिनर चल रहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं 25 बड़ी खबर। G20 शिखर सम्मेलन के बीच भारत मंडपम की मनमोहक तस्वीर, रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर दिल्ली का प्रगति मैदान। G20 के मेहमानों के लिए शाही डिनर का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने विदेशी मेहमानों का किया स्वागत। G20 शिखर सम्मेलन में महाशक्तियों का महाकुंभ, पीएम मोदी का ग्रीन पीरियड, G20 सैटेलाइट मिशन, बायोफ्यूल अलायंस पर जोर। पीएम मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का दिया जोर। कहा पूरा विश्व नया समाधान मांग रहा है, आपसी भरोसे से कोई संकट नहीं टिकेगा। पीएम मोदी ने वन अर्थ पर दिया जोर। कहा आस्था आध्यात्म परंपराओं की डायवर्सिटी की भूमि है भारत, दुनिया के अनेक धर्मों ने यहां जन्म लिया। पीएम मोदी बोले मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में संवाद और लोकतांत्रिक विचारधारा पर हमारा अटूट विश्वास, हमारा वैश्विक व्यवहार वसुधैव कुटुंबकम के मूल भाव पर आधारित। G20 समिट के दौरान पीएम मोदी ने क्लाइमेट चेंज की चुनौती का जिक्र किया। कहा भारत के करोड़ों किसान अब नेचुरल फार्मिंग अपना रहे हैं। पीएम मोदी ने चंद्रयान मिशन का भी जिक्र किया। कहा इससे उपलब्ध होने वाला डेटा पूरी मानवता के काम आने वाला है। पीएम ने G20 सैटेलाइट मिशन लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा। कहा इससे मिलने वाले क्लाइमेट और मौसम के डेटा को सभी देशों के साथ साझा किया जाए। G20 के मंच से पीएम मोदी ने दुनिया को दिखाई नई राह। कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जल्द होगा लॉन्च। पीएम मोदी बोले कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना भारत की प्राथमिकता। पीएम मोदी बोले मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का आधार, कनेक्टिविटी से बढ़ता है आपसी भरोसा। इकोनॉमिक कॉरिडोर में 8 देश होंगे शामिल, जर्मनी, इटली और अमेरिका भी कॉरिडोर में शामिल। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को अमेरिका ने बड़ा समझौता बताया। राष्ट्रपति बाइडेन बोले बेहतर भविष्य के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश जरूरी। G20 समिट में पीएम मोदी के सामने कंट्री प्लेट पर बदलकर लिखा गया देश का नाम। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली बार इंडिया की जगह भारत लिखा गया। G20 के दूसरे सत्र में लीडर्स घोषणा पत्र को मिली मंजूरी। पीएम मोदी ने लीडर्स डिक्लेरेशन को अपनाने का दिया प्रस्ताव। कहा मैं भी इस डिक्लेरेशन को अपनाने की घोषणा करता हूं। पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के बीच द्विपक्षीय बातचीत। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। G20 शिखर सम्मेलन से द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच द्विपक्षीय बातचीत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कल दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में करेंगे दर्शन। सुनक ने कहा था हिंदू होने पर मैं गौरवान्वित हूं। G20 के मंच पर महाशक्तियों का महामिलन। भारत मंडपम में पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, ब्राजील की राष्ट्रपति लुइस इनोसियो, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा और वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष अजय बंगा ने हाथ मिलाया। G20 में भारत की पहल पर दक्षिण अफ्रीका का बयान। राष्ट्रपति रामाफोसा के प्रवक्ता बोले समिट के दौरान पीएम मोदी की ओर से दिखाए गए नेतृत्व से काफी खुश। G20 नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद सबसे गंभीर खतरा।
G20 पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हमारी अध्यक्षता का संदेश। अफ्रीकन यूनियन को मिली G20 की स्थायी सदस्यता। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, कूटनीति के मोर्चे पर भारत की बड़ी कामयाबी। घोषणा पत्र में यूक्रेन के संदर्भ में रूस का जिक्र नहीं। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा यह मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित। G20 समिट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों पर हुई चर्चा। सम्मेलन में विकासशील देशों पर जोर। G20 समिट में MBD यानी बहुपक्षीय विकास बैंक पर बनी सहमति। निर्मला सीतारमण बोली, बेहतर, बड़े और अधिक प्रभावी MBD का होना समय की मांग। निर्मला सीतारमण बोली, वर्ल्ड बैंक की क्षमताओं को बढ़ाने पर हुई बात। वित्तीय संस्थानों के विकास पर किया गया फोकस। G20 के बीच अमेरिकी विदेश विभाग की हिंदुस्तानी प्रवक्ता मार्गरेट मैकलियोड का बयान, बोली अमेरिका और भारत बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं सहयोग। G20 समिट के आयोजन स्थल भारत मंडपम में भारतीय संस्कृति को दिखाने की कोशिश। कोणार्क मंदिर का अरुण स्तंभ स्थापित किया गया। G20 समिट के बीच रूसी दूतावास की प्रवक्ता दिमित्री सोलोरोव का अलग अंदाज, करतब दिखाते नजर आए रूसी दूतावास के प्रवक्ता। G20 समिट के बीच हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियों का कला के जरिए प्रदर्शन। मिथिला के एक कलाकार ने अपनी पेंटिंग में चंद्रयान की पेंटिंग बनाई। जब रनवे पर उतरा एयरफोर्स वन, हमने दिखाई पहली तस्वीर। जो बाइडेन इस समय भारत की सरजमीन पर बतौर राष्ट्रपति पहला दौरा, उपराष्ट्रपति के तौर पर वो पहले आए हैं, बतौर राष्ट्रपति ये पहला दौरा जो बाइडेन का। जब सुनक ने भरी हिंदुत्व की हुंकार, हमने सुनाई हर बार। It's personally incredibly special for me to be back in India. It's a country I love dearly, a country where my family are from. मंडपम से हिंदुस्तान का हर रंग हमने दिखाया। जब बात आती है इंडिया की तो बात आती है खादी की। चप्पे चप्पे पर चील सी नजर, सुरक्षा चक्र से जुड़ी हर खबर। दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस और दूसरी एजेंसियां भी पूरी तरीके से अलर्ट है। एयरपोर्ट से होटल तक G20 की सबसे बड़ी कवरेज। जितने भी देशों को बुलाया गया है, जितने देशों के शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, वो एक सफल आयोजन को खत्म करके ही अपने देश लौटे। दिल्ली की चमक, देश का दमखम। भारत मंडपम मिनी इंडिया है, जिसकी झलक जो है देखते ही बनती है। मैं लगातार सुबह से इंडिया न्यूज के दर्शकों को दिखा रहा हूँ। महाशक्तियों का महामिलन, दुनिया में हिंद का डंका। प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच भी अच्छी दोस्ती है, वो दिखता है, वो सामने दिखता है। जब लोग मिलते हैं तो बॉडी लैंग्वेज जिस तरह की होती है दिखता है। G20 भारत विश्व विधाता, महा कवरेज नॉन स्टॉप। एक बार फिर आपका स्वागत है। G20 की तमाम खबरों को अपडेट यहां पर करेंगे और आपको बताएंगे आज क्या कुछ हुआ। फिलहाल दिल्ली में इस वक्त एक भोज चल रहा है जो राष्ट्रपति की तरफ से दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भारत मंडपम में डिनर शुरू हो चुका है। सभी मेहमान देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतिनिधि, साथ ही कई नेता इस डिनर में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, मेहमानों के लिए खास व्यंजन परोसे जा रहे हैं। डिनर पर तमाम देशों के नेता चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले आज शिखर सम्मेलन में 2 सत्र हुए, पहला वन अर्थ और दूसरा वन फैमिली। पहले सत्र में नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर सभी नेताओं ने सहमति जताई। इस सत्र में मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास पर एक राय बनी। G20 में भारत की अध्यक्षता का संदेश वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है।
और यूक्रेन युद्ध से लेकर आतंकवाद पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति का कमाल है कि यूक्रेन युद्ध का जिक्र तो हुआ, लेकिन रूस पर कोई सीधा सवाल नहीं उठा। मोदी सीमा सुरक्षा और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ आम सहमति बनाने में भी सफल रहे। G20 के पहले ही सत्र में अफ्रीकन यूनियन को सदस्यता दिलाकर पीएम मोदी ने अपनी कूटनीति का लोहा भी मनवा लिया। इसी के साथ ये तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, शाम का समय है, रात्रि भोज के लिए तमाम जो खास मेहमान हैं वो पहुंच रहे हैं। लेकिन आज का दिन भारत के लिए अपने आप में बहुत बड़ा दिन रहा और इस दिन के जरिए दुनिया भर को ये संदेश कि किस तरह से विश्व मंथन में विजेता बनकर हम ऊपर निकले हैं। G20 समिट की अगर हम बात करें तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में जिस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर तमाम देशों की हमने सहमति हासिल की, वो अपने आप में बेहद खास रहा। जो सबसे बड़ी बात इस डिक्लेरेशन की है अनन्या, वो ये है कि हिंदुस्तान इस बात में कामयाब रहा कि रूस पर सीधा हमला नहीं किया जाए। पश्चिमी देश और अमेरिका, इनका हमेशा से ये मकसद रहा है कि रूस को घेरा जाना चाहिए। भारत जो एक संतुलित रणनीति लगातार अपनाए हुए है, रूस के साथ दोस्ताना संबंध और पश्चिमी देशों के साथ बेहतर रिश्तों को लेकर के आगे बढ़ने वाला जो भारत है, वो जब अगवा बन रहा है, G20 देशों का अध्यक्षता कर रहा है, तो कम से कम युद्ध को लेकर के उसकी रणनीति साफ होनी चाहिए, रूस के बारे में उसकी राय साफ होनी चाहिए। लेकिन भारत ने यहाँ जाकर के कहा कि देखिए, यह मंच जो है वो राजनीति का नहीं है, ये आर्थिक सहयोग का है, विकास का है, आपसी सहमति से एक दूसरे का हाथ थाम करके विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का है। और इसी आधार पर यूक्रेन युद्ध का जिक्र 4 बार हुआ, ज़रूर यूक्रेन का हुआ, लेकिन रूस का सीधा सीधा कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ है। हाँ, प्रधानमंत्री ने जो यूनाइटेड नेशंस में बयान दिया था कि यह युद्ध का समय नहीं है, उस बयान को भारत के स्टैंड के तौर पर घोषणा पत्र में रखा गया है। पहली कामयाबी तो ये रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये डिनर की हैं और अभी डिनर चल रहा है। भारत के राष्ट्रपति ने भोज रखा है, रात्रि भोज, और यह पूरी तरीके से वेजिटेरियन डिनर। चलिए वो भी दिखा देते हैं जो बयान जारी हुआ है डिक्लेरेशन के बाद, जब डिक्लेरेशन पर मोहर लगी है, वो भी दिखा देते हैं। फ़ौरन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की निर्मला सीतारमन, केंद्रीय वित्त मंत्री और एस जयशंकर आए। उन्होंने पूरा जो ब्यौरा था पूरे डिक्लेरेशन का वो रखा, क्या क्या प्रस्ताव थे, क्या क्या बातें हुई, क्या किन बातों पर सहमति बनी। आमतौर पर सभी बातों पर सहमति बन गई। 37 पेज का ये डिक्लेरेशन, जिसमें 83 पैरा जिसके हैं, यहाँ तक बताया गया। वो देखते हैं बयान, हम देखते हैं निर्मला सीतारमन और एस जयशंकर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो ज़रा दिखा देते हैं दर्शकों को। Subject that was addressed by them, as the Sherpa noted, was countering terrorism and money laundering. The leaders condemned terrorism in all its forms and manifestations and recognized that it constitutes one of the more serious threats to international peace and security. So, in conclusion, as you can all see, all G20 member states have come to New Delhi with a strong sense of responsibility about addressing the most pressing global challenges. Speaking for India, we are clear that no one left behind, as the finance minister highlighted. और आज के दोनों सेशंस के बाद प्रधानमंत्री का बड़ा महत्वपूर्ण बयान आया, वो आपको सुनवाते हैं। उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान सभी बने हुए हैं। पहले प्रधानमंत्री का बयान सुनते हैं। एक खुशखबरी मिली है, हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं।
इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अथाक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। तो प्रधानमंत्री ने सभी का धन्यवाद भी किया। हमारे साथ खास मेहमान बन चुके हैं, आ चुके हैं कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ हैं। कमोडोर रिटायर्ड रूपन बेम्बे वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ हैं। आदित्य कोठारी साहब हमारे साथ हैं, जाने माने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। सुरेंद्र लाली सिंह हमारे साथ हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। शरद कोहली साहब हमारे साथ हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। आलोक मेहता साहब हमारे साथ हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं इंडिया न्यूज़ के। सुरेंद्र सिंह जी, ये बताइएगा कि इस जो डिक्लेरेशन हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण एक घोषणा हुई और वो है कॉरिडोर की, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। कितना महत्वपूर्ण है ये? वैसे तो इसमें सब कुछ ही महत्वपूर्ण था, भले वो ग्लोबल नॉर्थ या ग्लोबल साउथ था, पर ये जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये पुश्तों तक याद रखेंगे, क्योंकि यू नो आई डोंट वांट टू रिड्यूस इट कि ये चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसके तक ही लिमिटेड है, बिकॉज इसके डिविडेंड्स आर फार बियॉन्ड। क्योंकि चाइना वुड लिमिट अस टू रीच सेंट्रल एशिया और टू डील विद ईरान, क्योंकि यू नो पाकिस्तान उनका एक प्रॉक्सी क्लाइंट स्टेट है। पर ये मुझे लग रहा है कि ये यू नो व्हेन द प्राइम मिनिस्टर वाज आल्सो स्पीकिंग, आप उनके देखें तो लेफ्ट पे मोहम्मद बिन सलमान थे और राइट पे जो बाइडेन थे, तो मतलब इसी में तो दुनिया सीमित है। आई मीन अमेरिका का प्रेसिडेंट एंड हिज एलाइज, और दूसरी तरफ लेकिन लाली साहब, मैं आपको रोकना चाहता हूं। जब आप कहते हैं कि वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी जो चाइना की है उसका मुकाबला करने के लिए नहीं है, बल्कि ये अलग विकल्प के तौर पर चल रहा है। जैसे ही आप उस रूट को देखते हैं, वन बेल्ट वन रोड को, यह पूरा जो सेंट्रल एशिया है और यूरोप है उससे होकर के गुजरता है, वो बांग्लादेश म्यांमार से होकर के गुजरता है। तो दुनिया का जो रोड मार्ग है, जो रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, उनको जोड़ करके अरबों खरबों डॉलर चाइना ने लगाया है। अगर यह कॉरिडोर आता है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इससे चीन को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अगर आप माने या नहीं माने, लेकिन चीन के लिए यह झन्नाटेदार तमाचे की तरह है और ये एक बड़ा फैसला इकोनॉमिक कॉरिडोर का है मेरे लिहाज से। नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। इस जस्ट दैट कि मैं चाइना को इतनी तवज्जो और तवक्को भी नहीं देना चाहता हूँ कह के कि ये हमने उनके रिस्पॉन्स में हमने बनाया है। दिस इज़ टोटली पार्ट ऑफ आवर जर्नी। और बाय द वे चाइना भी फंसा हुआ है, मतलब पाकिस्तान में उन्होंने $60 बिलियन डाले, वो अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि उधर से चाइना में इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया और पाकिस्तान के आधे जनरल पैसा लेके चले गए और उन्होंने अमेरिका में फ्रेंचाइज खरीद ली, तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है। बट हैविंग सेड दैट, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट आई डोंट वांट कि हमारा कोई भी डिसीजन एक एज ए रिस्पॉन्स की तरह देखा जाए, बिकॉज वी आर फार मोर इंडिपेंडेंट, इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड सॉवरन टू डिसाइड व्हाट इज़ इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट। तो आई थिंक ये एक यू नो, अभी मैं आलोक जी से भी ब्रेक में बोल रहा था कि जब ये G20+121 की फोटो आएगी, दैट फोटो विल बी ऑप्टिकली अ ट्रांसलेशन ऑफ द इकोनॉमिक। लेकिन आलोक जी, अब मैं आपके पास आऊँ। ज़रूरी ये है कि इंडिया न्यूज़ के दर्शक समझें, कोई देश डिप्लोमेसी में जब इतना माहिर हो सकता है, जिसकी अपनी सूझबूझ राजनीति की, रणनीति की, कूटनीति की ऐसी होगी, तभी वो 4 बड़े फैसले करा सकता है। G20 ये सुपरस्टार कंट्रीज़ हैं दुनिया के, जिनको सब कुछ समझ में आता है, जो ताकतवर हैं, हैसियत में बहुत बड़े मुल्क हैं। और 4 बातें, पहली बात यह है कि डिक्लेरेशन में रूस का कहीं कोई जिक्र नहीं है। दूसरा, टेररिज्म पर आपने पाकिस्तान को घेरने की भरपूर कोशिश की, कामयाब भी रहे, क्योंकि सभी 20 देशों को आपने इस बात के तैयार कर दिया कि आतंकवाद को पनाह देने वाले, समर्थन देने वाले देश के खिलाफ मिलकर के हम कार्रवाई करेंगे। इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर जो भारत से होकर के और सऊदी अरब, UAE, जर्मनी, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन के देशों से गुजरेगा, उससे चीन को आपने एक तरह से पटकनी देने की कोशिश की है। और चौथी बात यह है कि जिस डिक्लेरेशन पर पिछली बार बाली में सहमति नहीं बन पाई थी, आपके यहाँ दिल्ली आते आते सभी मेंबर कंट्रीज़ ने सहमति से उस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट कर लिया है। तो ये हिंदुस्तान की हैसियत का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी और भारत ने
इस G20 के आयोजन को सफल करके, ज्वाइंट डिक्लेरेशन ला करके, इन 4 बड़े फैसलों के जरिए दुनिया में जो अपनी इमेज गढ़ी है और मैसेज दिया है, वो क्या है? कि राणा जी, मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्षों के दौरान जो तैयारी की, आप ये भी मानिए कि जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी उस काल से, मैंने पहला टर्म जो मोदी जी का था, तब से अफ्रीकन देशों के साथ, इन पश्चिमी देशों के साथ, और जो कूटनीति अपनाई गई भारत सरकार ने, जयशंकर उसी समय, सुषमा स्वराज के समय विदेश सचिव थे या विदेश मंत्री हैं, पिछले 4 वर्षों में विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया, 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपने बिल्कुल ठीक कहा, चाणक्य के इस देश में ऐसी कूटनीति, महाराज कृष्ण रसगोत्रा, मतलब मैंने जब पत्रकारिता शुरू की थी आज से 50 साल पहले, उस समय वो जिस तरह से माने जाते थे इंदिरा गांधी के समय में, चूँकि नेहरू काल में तो और लोग भी थे, मेरा ऐसा मानना है कि उसके बाद की सबसे बड़ी रणनीति कूटनीति है, जिसमें चीन और रूस और अमेरिका को साथ बिठा करके ये फैसले, यूरोप को साथ में बिठा करके फैसला किया गया। ये डिक्लेरेशन और इकोनॉमिक कॉरिडोर जो आपने भी जिक्र जिसका किया, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि मैं 10 वर्ष पहले भी और चीन की यात्रा के समय में भी इस कॉरिडोर का, जब उसने शुरुआत की बात की थी, मैं वहाँ था, और नरसिंह राव ने जब शुरू की भारत और चीन के साथ संबंध की, तब से था। भारत उस पर सहमति नहीं देता रहा, इसको कि वो बिल्कुल, उनको लग रहा था कि ये तो अपने विस्तारवाद में, जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका, उसका उपयोग भारत की ज़मीन तक करना चाहता है। लेकिन इस नए जो कॉरिडोर की बात की गई है, इससे आधी दुनिया में भारत की पहुंच, भारत की पकड़, और भारत की नहीं, उन सब देशों को साथ लेकर के एक, हम ये भी नहीं कहे, चीन भी तो साथ बैठा है, चीन ये नहीं कह रहा है, उसने कोई असहमति नहीं व्यक्त की कॉरिडोर पर, आतंकवाद पर कोई आपत्ति नहीं की है, परमाणु हथियारों की धमकी पाकिस्तान भी देता है, रूस ने अभी यूक्रेन के लिए भी दी थी। इसलिए दोनों को साथ बिठा करके सहमति, जैसे कहते हैं डेथ वारंट पर खुद, तो उसको डेथ वारंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन सजा का कि आप पाकिस्तान को या कोई ऐसी हरकत, प्रधानमंत्री का बयान सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इकोनॉमिक कॉरिडोर पर जो प्रधानमंत्री ने बयान जारी किया है, उसमें प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, ये जरा दिखा दें अपने दर्शकों को। मेरे मित्र राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस इवेंट को को-चेयर करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। मैं हिज एक्सेलेंसी राष्ट्रपति बाइडेन, हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, हिज रॉयल हाइनेस राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद, हिज एक्सेलेंसी राष्ट्रपति मैक्रो, हिज एक्सेलेंसी चांसलर शोल्च, हर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री मेलोनी और हर एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट वॉन डेर लेयन, इन सबको इस इनिशिएटिव के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर उन्होंने कहा, और सभी जो 8 देश मिलकर इस पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाएंगे। इसके साथ ही संजीत जी, आपका इस पर मैं कमेंट चाहना चाहूंगी, इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर किस तरह से, क्योंकि कहा कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, और किस तरह से ये कहा जा सकता है कि विकास के लेवल पर दुनिया जो है वो, तमाम देश जो है वो आगे बढ़ेंगे। और साथ ही आज के अगर हम पूरे दिन की बात करें, पूरे अगर हम ज्वाइंट डिक्लेरेशन की बात करें, क्योंकि अभी तक कई इस तरह के, अगर हम G20 के जितने भी समिट हुए हैं, कई बार ऐसा हुआ है किसी तरह के कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन भारत के लिए यह बड़ी कामयाबी कि बाकायदा हमने सभी मुद्दों पर सहमति जो है वो बाकी राष्ट्र अध्यक्षों की ली, और उस पर सहमति बनी भी। ये एक बड़ी जीत है देश के लिए।
बिल्कुल सही बोला है आपने। आपने दो चीज़ें बताई हैं, एक तो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर का और बाकी जो है डिक्लेरेशन का। जब बाली में ये लास्ट ईयर ये हुआ था G20, उस समय इस डिक्लेरेशन के ऊपर बड़ा लास्ट मिनट तक इसके ऊपर एफर्ट करते रहे तो फिर भी ये डिक्लेरेशन नहीं हुई थी। और ऐसा लग रहा था G20 जब अभी ये होना था तो सबको ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई ना कोई अड़चनें ज़रूर आएंगी, और उम्मीद ये की जा रही थी क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट नहीं आए, चाइना के प्रेसिडेंट नहीं आए, तो ये लग रहा था कि इनके आने की जो नाराज़गी है वो डिक्लेरेशन में जाहिर होगी। लेकिन ये हमारी जो डिप्लोमेसी है, नरेंद्र मोदी जी की जो लीडरशिप है, उसमें ये साबित कर दिया कि हर चीज़ मुमकिन है। और हमारे विदेश मंत्री और उनके जो भी शेरपा और बाकी जो थे, उनकी मदद से ये डिक्लेरेशन जो है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी के नाम लिए हुए ये साइन हुई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। नंबर दूसरा, आपने बात की इकोनॉमिक कॉरिडोर की, और सुरेंद्र जी ने बोला था कि ये कोई चाइना को काउंटर करने के लिए नहीं है, पर मैं इस चीज़ को कहता हूं कि हमें इस चीज़ में बोलने में कोई वो नहीं होनी चाहिए झिझक कि जो चीज़ एक्चुअल है वो एक्चुअल है। ये चाइना का हमको पता है कि चाइना जो है ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है वो किस तरीके से कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको अपना जो है कॉरिडोर बनाना है ताकि उसको जो है साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन से होके अपना व्यापार ना करना पड़े, या उसको आर्कटिक सी से ना करना पड़े। तो वो सारे इन कंट्रीज़ को जोड़ता हुआ मिडिल ईस्ट तक आना चाहते हैं। इसको चाहे आप काउंटर मानो या ना मानो, लेकिन ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इससे जो है पाकिस्तान चाइना के जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है उसके ऊपर बहुत असर पड़ने वाला है। और ये जो 8 देश हैं जहाँ से ये इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरेगा, और इसके अलावा आप देखिए बांग्लादेश इंडिया से होता हुआ, मिडिल ईस्ट से होता यूरोप तक जाएगा। तो जितने भी देश, ये 8 देश नहीं है, ये जितने भी देश इसके साथ है, जैसे आलोक मेहता जी ने बताया कि अफ्रीका की कंट्रीज़, उसके बाद जो है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़, यूरोप की कंट्रीज़, सबका जो है इसमें विकास होगा और सबको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। चलिए, हमारे साथ रूपन बेम्बे साहब भी हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और एक बात, मैं शाम जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें एस जयशंकर थे, फॉरेन मिनिस्टर, और वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण, उन्होंने ख़ास बात कही थी। रूपन जी, उन्होंने कहा कि जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, छोटे जो जितने भी इश्यूज़ हैं जो G20 में डिस्कस हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ को की वजह से हम उनको ओवरशैडो नहीं होने देंगे। ये एक महत्वपूर्ण उन्होंने बात कही, और यही वजह थी कि शायद इतनी आसानी के साथ एक आम सहमति बनी और जॉइंट डिक्लेरेशन जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है वो उस पर सहमति बन पाई। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाला पल है हर भारतीय के लिए कि ये G20 का जिस तरीके से आयोजन किया गया है हमारे देश में, ये एक तरीके से ब्रिंग आउट करता है कि भारत ने अपने को ऑन दी वर्ल्ड स्टेज एस्टैब्लिश कर लिया है पूरी तरीके से एज ए ग्लोबल लीडर। और इसके अंदर 3-4 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिससे ये पता चलता है कि भारत अब सचमुच में एक ग्लोबल लीडर है। जैसे कि जो ग्लोबल साउथ और साउथ अफ्रीकन और अफ्रीकन नेशंस थे, उनका एक माउथ पीस बन के भारत उभरा है। तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा, हमारा जो मोटो था इस G20 का, वासुदेवम कुटुंबकम, तो हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो सबको साथ मीन्स सारी कंट्रीज जितनी भी इसमें पार्टिसिपेट की है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि 110 मुद्दों पे, जैसे अमिताभ कांत जी ने आज दोपहर में फरमाया, इस सभी को इकट्ठे एग्री करवाना। और आपने जैसे बताया कि यूक्रेन के बारे में भी डिस्कशन हुई, लेकिन रशिया की तरफ कोई भी उंगली नहीं उठाएगी। जहाँ तक बेल्ट रोड इनिशिएटिव का सवाल है, बिल्कुल जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है ये उसका एक जवाब है। और आप माने या ना माने, चाइना को ये पिल खानी ही पड़ेगी। जी, शरद कोठारी, इस पर मैं आपसे भी, क्योंकि जिस तरह से ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन है,
इसके जरिए ये संदेश भी कि भारत ने जो ठाना उसे कर दिखाया, बाकायदा सभी देशों की सहमति बनी। और चाहे फिर बात कर लीजिए आतंकवाद के मुद्दों को लेकर, 9 बार आतंकवाद का जिक्र किया गया, और वहीं जिक्र इस बात का भी कि देखिए यूक्रेन और रूस का युद्ध, लेकिन यूक्रेन का 4 बार जिक्र और रूस का 1 बार भी जिक्र नहीं। एक तरफ ये भी कहा जा सकता है कि डिप्लोमेसी के क्षेत्र में भारत किस तरह से इतिहास रच रहा है, और ये भी बताने की कोशिश कि देखिए जो हम रूस के साथ जिस तरह की परिपाटी, जिस तरह की दोस्ती हम शेयर करते रहे हैं, वो अपनी अलग तरफ है, लेकिन ये डिक्लेरेशन पर सभी की सहमति मिलना, ये एक कूटनीतिक जीत है भारत के लिए। और विश्व मंच पे भारत ने आज साबित कर दिया है कि वो एक ग्लोबल लीडर बन चुका है। और अब अगला स्टेप है कि हमारे को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिले। लाली साहब, एक सवाल है, मैं पाकिस्तान की तरफ आ रहा हूं, क्योंकि आतंकवाद को लेकर के जिस तरीके से 4 बड़ी बातें हैं। एक रूस है यूक्रेन युद्ध के हवाले से, दूसरा पाकिस्तान है आतंकवाद के हवाले से, तीसरा चीन है इकॉनमिक कॉरिडोर के हवाले से, और चौथा हिंदुस्तान की बढ़ी हुई हैसियत है जो अफ्रीकन यूनियन है उसके हवाले से। ये 4 बड़े स्तंभ हैं, 4 बड़ी उपलब्धियां हैं हिंदुस्तान की G20 की इस मंच पर, और इसके ज़रिए हिंदुस्तान ने बताया है कि वो दुनिया का एक बड़ा मुल्क है जिसकी अपनी हैसियत है, उसका अपना वज़न है, अपने वज़न को समझता है, उसका प्रभाव डालना जानता है, कूटनीति और रणनीति दोनों को बारीकी से जानता समझता हुआ देश है। आतंकवाद पर आप 2 चीज़ें देखेंगे, एक कि आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करेंगे, और FATF के नियमों का पालन किया जाएगा। तो अब ये FATF जब भी आप जिक्र देखेंगे तो पाकिस्तान के लिहाज से ही आता है। FATF और आतंकवाद पर सभी देशों को मिलकर के लड़ने के लिए राजी करना, इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? जो खास मेहमान वहां पर पहुंच रहे हैं, जो बाइडेन, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि राणा सर इसका एक जिक्र जरूर होना चाहिए। जो पीछे हम बैकड्रॉप पर एक तस्वीर देख रहे हैं, ये नालंदा महाविहारा, और ये मुझे लगता है कि विश्व का पहला सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जिसके जरिए हम अपनी संस्कृति धरोहर का जिक्र कर रहे हैं। नालंदा दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में कभी गिना जाता था। तक्षशिला और नालंदा ये 2 बड़े विश्वविद्यालय थे। अच्छा, सुबह की तस्वीर और इस समय की तस्वीर लगभग कमोबेश एक ही है। कोणार्क सूर्य मंदिर का चक्र था वो, और ये नालंदा विश्वविद्यालय है। ये बताने के लिए है कि दुनिया जब पैदा नहीं हुई थी, ईसा की शुरुआत नहीं हुई थी, उससे पहले भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, संपन्न थी, और उसकी जो विरासतें हैं आज भी उसकी गवाहियाँ देती हैं। ये नालंदा विश्वविद्यालय है जिसको बख्तियार खलजी ने जला दिया था और राख कर दिया था। अब केंद्र सरकार ने फिर से केंद्रीय विश्वविद्यालय के तौर पर इसको खड़ा करने की कोशिश शुरू की है, और वो विश्वविद्यालय लगभग बन करके खड़ा है। तो उसी नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर आप पीछे देख रही हैं। तो मुझे लगता है कि उनको ये बता रहे हो कि एक तो नालंदा विश्वविद्यालय देख लीजिए, और दिन में हमने आपको बताया था कि कैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो दुनिया में स्थापत्य का बहुत बड़ा प्रमाण है कि भारत में स्थापत्य, यानी कि जो यहाँ की इंजीनियरिंग थी, कारीगरी थी, जो विकास का विस्तार था, वो कोणार्क है। वो एक प्रमाण है, एक प्रतीक है। और एक जो भारत का बौद्धिक उत्थान था, जो हमारी महानता थी, उसका एक प्रतीक आपके सामने है, नालंदा विश्वविद्यालय। तो तस्वीरें अपने आप में काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं, और सुबह में से मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, बॉडी लैंग्वेज की भी बात हो रही है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। नहीं, लाली साहब से जो सवाल किया था, मुझे लगता है कि जवाब देना चाहिए। आतंकवाद पर G20 के देशों को एक साथ ला करके भारत ने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की? देखिए, भारत वॉज ऑलरेडी ऑन अ वेरी पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी। अब देखिए, यूक्रेन वॉर के टाइम हमें कहाँ से प्रेशर नहीं आया, बट वी डिडंट सकम। हमने अगर उनसे रशिया से LS-400 लिए, हमने यूक्रेन से ऑयल लिया, रशिया से ऑयल लिया, और उसके बाद हमने अमेरिका को भी, वी हैव केप्ट देम ऑन द राइट साइड। सो आई थिंक इंडियन फॉरेन पॉलिसी को मैं फुल पॉइंट्स देता हूँ। स्पेशली I'm so happy that we have one of the most capable foreign ministers who knows the job well because he's been a senior, civil Indian foreign service himself. कि इसमें इंडिया ने इस आज के उसमें उन्होंने हमने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4-5 तीर इकट्ठे चलाए हैं इसी के थ्रू,
जिसमें हमने चाइना को भी काउंटर किया, पाकिस्तान को भी काउंटर किया, क्योंकि FATF तो ऑलरेडी पाकिस्तान को कॉर्नर कर चुका है और करता रहता है। वो भी किया हमने, न्यूक्लियर थ्रेट को भी किया है, कॉरिडोर को भी किया है। तो आई थिंक इसको तो इट इज़ बीन सच अ कॉम्प्रीहेंसिव डे टुडे दैट आने वाले टाइम में G20-21 की मीटिंग्स होगी, उनके लिए ये रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा आगे ब्राज़ील में जो है, बिकॉज देर इज सो मच वी हैव कवर्ड एंड फुल पॉइंट्स। जैसे आलोक जी ने पहले भी कहा कि अगर कोई कॉरिडोर का है या कुछ है तो ये एक दिन में नहीं होता है, इट टेक्स अ वाइल क्रिएट कंसेंसस। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक तरह की रेटिंग आप समझिए। उस रेटिंग के जरिए तय होता है कि कोई देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में कितना बड़ा सहयोगी है, भूमिका कैसे निभा रहा है। अगर आपका ग्राफ नीचे जा रहा है, आप ग्रे लिस्ट में आ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप संदेह के दायरे में आ गए हैं। ब्लैक लिस्ट में आते हैं तो जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, या कोई देश भी है, तो आपको कर्ज नहीं देता है, फिर आप निकल जाते हैं। ग्रे लिस्ट में रहते हैं तब भी आप पर लगातार नज़र रखी जाती है और आसानी से आपको कर्ज मिलता नहीं है। पाकिस्तान अक्सर ग्रे लिस्ट में रहता है और भारत को लगता है कि FATF के जो नियम कायदे हैं उसमें थोड़ी बहुत ढील दी जाती है और उसी ढील के चलते पाकिस्तान जो है उस रियायत का फ़ायदा ले लेता है। लेना नहीं चाहिए उसको। तो ये FATF को लेकर के भारत का स्टैंड लगातार रहा है। कर्नल जे सोडी साहब हमारे साथ हैं रिटायर्ड। सोडी जी, रणनीतिक पकड़ की, विश्व पर रणनीतिक पकड़ की अगर हम बात करें तो G20 से भारत ने क्या हासिल किया है, कितना हासिल किया है? जय हिंद अबुल जी, राणा जी और अनन्या जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत कुछ हासिल किया है ये G20 की अध्यक्षता करके, और आज जो सफल पूर्वक हमने इसका सम्मेलन किया है, सबसे पहले हमने हासिल किया कि हमने अफ्रीकन यूनियन को इसका सदस्य बनाया, जिसकी पहल प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी कुछ महीने पहले, और आज वो पूरी तरह से सफल हो गया और अफ्रीकन यूनियन को G20 का 21वीं की सदस्यता मिली। तो ये बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए और भारत की कूटनीति के लिए। ठीक है, एक चीज सोडी जी माफी चाहता हूं, ग्लोबल साउथ की बात हो रही है और ग्लोबल साउथ में क्योंकि चाइना भी आता है और भारत ने जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराया, क्योंकि ये आज ही की बात नहीं है, प्रधानमंत्री पहले से लगे हुए थे, भारत पहले से लगा हुआ था, तमाम वर्ल्ड लीडर्स से बात हो रही थी, ये सहमति बनाई जा रही थी। तो ग्लोबल साउथ को आज शामिल में एक बढ़ोतरी हुई अफ्रीकन यूनियन की शक्ल में, वो कितनी बड़ी जीत है ग्लोबल साउथ की जहां तक बात की जाए तो भारत की? अबुल जी, ये बहुत बड़ी जीत है क्योंकि प्रधानमंत्री के ग्लोबल साउथ शब्द यूज करने से पहले बहुत कम लोगों ने ये ग्लोबल साउथ का शब्द भी सुना था, लेकिन जब से मोदी जी ने ग्लोबल साउथ का वर्ड यूज करना शुरू किया, वो इतना पॉपुलर हो गया कि आई थिंक आज हर नागरिक दुनिया का जानता है कि ग्लोबल साउथ भी कुछ है। और इस ग्लोबल साउथ में हम सारे जानते हैं कि अफ्रीका एक महत्वपूर्ण सदस्य है, क्योंकि वो पूरा ग्लोबल साउथ में है और अधिकतर जो गरीब देश हैं वो अफ्रीका में है। तो जो हमने अफ्रीकन यूनियन को सदस्यता दिलाई है, ये हमने गरीब देशों को, ग्लोबल साउथ को एक बहुत बड़ी आवाज दी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जिसका हम बहुत फायदा देखेंगे आने वाले समय में। और इसका सबसे बड़ा एक मैं फायदा आपको बताऊं, जब भी भारत की सदस्यता कंसिडर होगी फॉर परमानेंट मेंबरशिप सिक्योरिटी काउंसिल में, तब जब वोटिंग होगी जनरल असेंबली में, तो 2/3 से वो पास होनी चाहिए। और उस 2/3 में ये जो 55 देश हैं अफ्रीकन यूनियन के, ये निश्चित तौर से भारत को वोट करेंगे। तो हम देखेंगे इसका काफी फायदा होगा आने वाले समय में भारत के लिए। बिल्कुल, इसमें राणा सर आपका भी एक कमेंट चाहेंगे, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि तो है ही, इसके साथ ही ये साफ तौर पर संदेश कि किस तरह से हम अपनी बात रख रहे हैं और ये आगे आने वाले समय के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये संदेश भी दिया गया कि पिछड़े देशों को साथ लेकर चलना है। हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी की कोशिश ये रही है कि आप जो बाईपोलर वर्ल्ड पहले से रहा है उसमें कमज़ोर देशों की आवाज़ आप बन जाओ, क्योंकि यह जो दोनों हिस्से हैं ये अपने अपने मतलब से खड़े हुए देशों की जमात हैं, चाहे वो अमेरिका के साथ पश्चिमी देशों का हो या रूस, चीन, ईरान जैसे देशों का हो। और हिंदुस्तान, जब लाली साहब कह रहे थे कि हिंदुस्तान पहली बार आप किसी ऐसे देश को देखेंगे जो सीना तान करके खड़ा होता है और दोनों धड़ों से बराबर की हैसियत से बात करता है, हक के साथ बात करता है। लेकिन
उन देशों की जिनकी पूछ परख नहीं होती है और जो अपने किस्मत के भरोसे छोड़ दिए जाते हैं, उनकी फ़िक्र हिंदुस्तान ने करनी शुरू की है और उनकी मजबूत आवाज़ बनने की शुरुआत हिंदुस्तान ने की है। और उसका पहला जो प्रयास रहा है वो यूरोपियन यूनियन को परमानेंट मेंबर दिलवाना है। यूरोपियन यूनियन का मतलब ये हो गया कि 55 देश जो अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट के हैं वो एक साथ इसके सदस्य हो जाते हैं और उनका एक साथ समर्थन जो है वो भारत के साथ आता है। इस लिहाज से क्योंकि भारत ने यह कोशिश की, भारत की पहल पर यूरोपियन यूनियन को यहाँ सदस्यता मिली है। अब आप एक और तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर दिखा लें तो बहुत अच्छा है। दिन में एक तस्वीर आई थी जिसमें जो बाइडन थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव थे और अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट थे। यह तस्वीर जो थी वो बताती थी कि अफ्रीका के देशों के ऊपर जो कर्ज है, वहाँ की माली हालत ख़राब है, लोगों के सामने बुनियादी सहूलियतों की दिक्कत होती है और कर्ज से बाहर निकलने में वहाँ दिक्कत होती है। लिहाजा वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं को अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए और G20 उन देशों को, इन अफ्रीका के देशों को अपनी तरफ से कुछ मदद देगा ताकि चीन के जो कर्ज का कब्ज़ा है उससे वो धीरे धीरे बाहर आएँ और एक स्वतंत्र देश के तौर पर G20 की हिस्सेदारी करें। और ख़ास करके भारत उनकी चूँकि आवाज़ बन रहा है तो एक समर्थन जो उनका भारत के साथ होगा वो हिंदुस्तान की जो हैसियत दुनिया में होगी उसको उसमें इजाफा करेगा। इससे क्या वर्चस्व का भी कुछ मामला बढ़ेगा? आलोक जी, वर्चस्व मेरा ऐसा मानना है, चाइना भी है ना। हाँ, भारत जो है वो वर्चस्व के मतलब ये नहीं कहता है कि हम सुपर पावर हैं, लेकिन अग्रणी होना, मैं इसको ये कहूँगा कि आगे बढ़ करके इस इनिशिएटिव में जिस तरह से भारत व्यापार के लिए, देखिए चीन से मुकाबला, जब चीन मुकाबला मतलब वो देश चाहते हैं हम चीन से व्यापार नहीं करना चाहते, कंपनियां भारत की तरफ लाना चाहते हैं, तो भारत उन कंपनियों का सामान कैसे आगे बढ़ाएगा, कैसे ऐसी सुविधाएं आगे दे सकेगा जिससे कि भारत से लेकर के पश्चिम एशिया के रास्ते से यूरोप और अमेरिका से लातिन अमेरिका, अफ्रीका, उन सब देशों को लाभ पहुंच सके। जो काम यूनाइटेड नेशंस नहीं कर सका, मैं फिर से कहूँगा, वो काम भारत के नेतृत्व में G20 के इस तैयारी में 1 साल में हुआ है। फैसला तो एक दिन में कुछ घंटे में नहीं हुआ। जी वो प्रधानमंत्री लगे नहीं आलोक जी, आप देखिए तो नामीबिया, घाना, कोस्टारिका जैसे अफ्रीकी देश हैं, वहाँ माइंस का ज़्यादातर काम चाइनीज़ कंपनी के पास है। तो आप वहाँ बुनियादी ढांचे का जो विकास करते हैं माइंस तक पहुंचने के लिए, आप कहते हैं कि मैंने आपका इतना पैसा लगा दिया लेकिन ठेका आप मुझे दे दीजिए, या ठेका लेकर के और वहाँ के लोगों को अपना ही कर्जदार बना देना, यह चीन की जो नीति रही है, और फिर धीरे धीरे उनको अपने कब्जे में ले लेना। तो इससे वहाँ बहुत सारे देश, जैसे जिबूती जैसा देश है, वो त्रस्त हैं, उनको लगता है कि हम तो इनके शिकंजे में आ गए हैं, बाहर निकलना मुश्किल है, अब इनके उपनिवेश के तौर पे हमको काम करना पड़ेगा। और चीन के इस उपनिवेशवादी या विस्तारवादी नीति के खिलाफ भारत एक मजबूत आवाज़ बन रहा है, भारत एक शक्ति के तौर पर उभर रहा है और चीन के लिए यह बड़ा खतरा है। राणा जी, एक बात मैं जोड़ूंगा, केवल वही नहीं, तेल के कुएँ नाइजीरिया सहित जिस तरह से चीन ने उस तरह के कुओं को खरीदा, हम ये जरूर कहेंगे कि भारत इन देशों से संपर्क में तो था, लेकिन थोड़ा देर आयत दुरुस्त आयत। मैं घाना और तंजानिया में बहुत पहले, आज से 20-25 साल पहले प्रधानमंत्री के साथ ही गया था, और इसलिए तब के मेरे अनुभव को देख के मुझे लगता है घाना में जो कुछ हम कर सकते थे, जो तंजानिया में कर सकते थे, जो नाइजीरिया में कर सकते थे, अब यही कह सकते हैं कि देर होने के बाद भी अब तेज़ी से आगे उनको मदद करने के लिए हम आगे बढ़े। ये तस्वीर जो स्क्रीन पे है, ये तस्वीर जो है वो एक बहुत बड़ी रणनीति की गवाही है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, यूरोप जो अफ्रीकन यूनियन है उनको उसके प्रेसिडेंट हैं, और वर्ल्ड बैंक की नुमाइंदगी है, और ये चारों चीन की जो साजिश है या अफ्रीका में चीन की जो चाल है उसकी काट है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं और ये चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लगातार इस पर हमारी महा कवरेज जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। और राष्ट्रपति पहला दौरा, उपराष्ट्रपति के तौर पर वो पहले आए हैं, बतौर राष्ट्रपति ये पहला दौरा जो बाइडेन का। जब सुनक ने भरी हिंदुत्व की हुंकार, हमने सुनाई हर बार। It's personally incredibly special for me to be back in India. It's a country I love dearly, a country where my family are from.
मंडपम से हिंदुस्तान का हर रंग हमने दिखाया। जब बात आती है इंडिया की तो बात आती है खादी की। चप्पे चप्पे पर चील सी नजर, सुरक्षा चक्र से जुड़ी हर खबर। दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस और दूसरी एजेंसियां भी पूरी तरीके से अलर्ट है। एयरपोर्ट से होटल तक G20 की सबसे बड़ी कवरेज। जितने भी देशों को बुलाया गया है, जितने देशों के शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, वो एक सफल आयोजन को खत्म करके ही अपने देश लौटे। दिल्ली की चमक